Welcome to MacMo Academy. So in this video we will learn about factorization. So factorization एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है और इसमें बहुत सारे बच्चों को क्वायरीज़ रहती हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम इस वीडियो में इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि आपको हर तरीके की फैक्टराइजेशन एक वीडियो में नहीं, एक से कुछ वीडियो होंगी, एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस होंगी, लेकिन इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से कोशिश करेंगे कि स्क्रैच से समझाएं। सो दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑन फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन का टॉपिक जो है हमारे क्लास 7 से स्टार्ट हो जाता है अमूमन, मुख्तलिफ स्कूल में कहीं 8 में स्टार्ट होता है एंड देन इट गोज़ ऑन टिल हायर लेवल। तो अब फैक्टराइजेशन होती क्या है, सबसे पहला सवाल ये है व्हाट इज़ फैक्टराइजेशन और फैक्टराइजेशन क्यों ज़रूरी है। तो इंट्रोडक्शन फैक्टराइजेशन का कुछ इस तरह से है। फैक्टराइजेशन मैथमेटिक्स में इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन को हमें सिंपलर एक्सप्रेशन में ब्रेक कर देती है। सो इन दिस यूनिट वी विल डील विद डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल मीन्स देयर विल बी सेवरल टाइप्स ऑफ फैक्टराइजेशन वुड बी देयर बेस्ड ऑन द कंडीशंस। So let's start with the definition. If a polynomial p of x, so if a polynomial p of x, कोई भी एक पॉलिनोमियल अगर वो इस तरीके से कोई भी एक पॉलिनोमियल अगर हम उसको उसके फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकें, फैक्टर्स एनी फैक्टर्स g of x and h of x, so this is the factorized form, right side one, and the left side one is the expanded form or unfactorized form. Then each of these polynomial g of x and h of x, these two polynomials are called the factors of polynomial of x. So let's take an example from this. ab plus ac is equal to, अब ये एक एक्सपेंडेड फॉर्म है। अब इसकी अगर फैक्टराइज फॉर्म हम देखें तो क्या होगी, इन दोनों में कॉमन क्या है, हम हमेशा फैक्टराइजेशन में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को कॉमन निकाल लेते हैं और जो लेफ़्ट ओवर जो भी कुछ होता है उसको हम ब्रैकेट्स में लिख देते हैं। जैसे इन दोनों में कॉमन है a, सो a विल बी टेकन आउट एज कॉमन एंड वी आर लेफ्ट विद b एट द फर्स्ट पोजीशन प्लस c at the second position or at the second term position. So this is the factorized form and this is the expanded form and this is the factorized form. सो अब अगर ये फैक्टराइज फॉर्म है तो इसमें a एक अलग फैक्टर है और b प्लस c एक अनदर सेकेंड फैक्टर है। सो देयर आर टू फैक्टर्स 1 and 2। सो फैक्टराइज फॉर्म में लिखने का मकसद ये है कि हम किसी भी चीज़ को उसके फैक्टर्स में ब्रेक कर दें। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, वेरी सिंपल एग्जाम्पल। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि 20, सो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 20? देयर आर सेवरल फैक्टर्स ऑफ 20। 1 मल्टीप्लाई बाय 10, sorry 2 multiply by 10, 1 multiply by 20 and 4 times 5 is 20। सो इसमें से कोई भी एक पेयर अगर हम फैक्टर का उठाते हैं तो ये एक अलग फैक्टर है, मींस 4 and 5 आर द फैक्टर्स ऑफ 20 क्योंकि हमने 20 को उसकी प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया। इट मीन्स दैट कोई भी एक्सप्रेशन अपनी प्रोडक्ट की प्राइम फैक्टर्स की या फैक्टर्स की फॉर्म में लिखी जाए, ये इसके फैक्टर्स हैं। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 20, 2 and 10, 1 and 20, 4 and 5 आर द फैक्टर्स ऑफ 20। सो अगर हमने 20 को उसके फैक्टर्स में लिख दिया तो दैट इज़ कॉल्ड द फैक्टराइज फॉर्म। और उसमें भी प्राइम फैक्टर्स क्यों ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ये प्राइम फैक्टर्स क्यों कहलाते हैं, क्योंकि ये मज़ीद इसके आगे फैक्टराइज नहीं हो सकते क्योंकि इसमें कोई चीज़ मज़ीद कॉमन नहीं निकल रही। So let's see the definition. When a polynomial has been written as a product consisting only of prime factors, then it is said to be factorized completely. What does it mean? जब हम कोई भी polynomial को उसके factors की फॉर्म में, और फैक्टर्स भी कैसे, प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में, स्पेसिफिकली प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में अगर हम उसको एक्सप्रेस कर दें तो इसका मतलब, अब ये पॉलिनोमियल की बात हो रही है, मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ से दे रहा था। अब 2 इज़ अ प्राइम फैक्टर बट 10 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, तो हम आपको ये सिखाते थे प्राइम फैक्टराइजेशन। सो 2 times 10, 2 times 5, then 5 times 1।
सो इट मीन्स दैट 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, अगर हम इन सबको मल्टीप्लाई करें तो वापस हमें 20 ही मिलता है. तो व्हाट डज इट मीन? दीज आर द प्राइम फैक्टर्स of 20. It means that this is the factorized. These are the factors, prime factors, 2, 2 and 5. So similarly अगर हम किसी एक्सप्रेशन को या किसी पॉलिनोमियल को, अगर हम कोई भी पॉलिनोमियल ऑफ x दिया हुआ है, अगर हम उसको उसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में ले आएँ, जस्ट लाइक दिस, जैसे कि एक एग्जांपल है, इसमें 2 टर्म्स थी, तो ये एक जनरलाइज फॉर्म थी. पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x एंड h ऑफ x. बीच में कोई साइन इसलिए नहीं है क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है. जैसे कि a एंड b प्लस c ब्रैकेट के बीच में कोई साइन मौजूद नहीं है. इसी के ही तो मतलब है कि ये प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखे हुए हैं. इसका मतलब है a b प्लस c से मल्टीप्लाई हो रहा है. अगर हम a को b प्लस c से मल्टीप्लाई कर दें, एक्सपेंड कर दें, तो हमें वापस यही मिल जाएगा. जैसे कि अगर हम इन सब को वापस मल्टीप्लाई कर दें तो हमें वापस 20 ही मिलेगा. सिमिलरली अगर हम किसी भी कोई भी फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें वापस वही ओरिजिनल पॉलिनोमियल मिल जाएगा. सो दैट्स वाई हम इसको इसी तरह रिप्रेजेंट करते हैं. पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x इंटू h ऑफ x. सो अब इससे ज़्यादा फैक्टर भी हो सकता है, कोई तीसरा थर्ड फैक्टर भी हो सकता है, चौथा फैक्टर भी हो सकता है. मतलब एक ही पॉलिनोमियल के मुख्तलिफ कई ज़्यादा फैक्टर हो सकते हैं. इट्स नॉट नेसेसरी कि ओनली 2 फैक्टर्स हैं. अब उनको फैक्टराइज करने के तरीके, ये एक सिंपल सी एक एक्सप्रेशन थी और जिसकी एक एग्जांपल थी. अभी हम बेसिकली बिल्कुल स्क्रैच से ही लेके चलेंगे और आहिस्ता आहिस्ता अपग्रेडेड वर्जन पे और मुख्तलिफ क्वेश्चन और मुख्तलिफ तरीके की फैक्टराइजेशन को देखेंगे. तो एक बार फिर से डेफिनेशन को अंडरस्टैंड कर लें ताकि ये समझ आ जाए कि फैक्टराइजेशन होती क्या है, कैसे होती है और उसके तरीक़ेकार क्या है. When a polynomial has been written as a product, so अगर हम उसको पॉलिनोमियल को अगर हम उसके प्रोडक्ट की फॉर्म में एज ए प्रोडक्ट फॉर्म भी कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ अ प्रोडक्ट कंसिस्टिंग ऑफ प्राइम फैक्टर्स ओनली. अगर वो सिर्फ अपने प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा हुआ है देन इट इज़ सेड टू बी फैक्टराइज कम्प्लीटली. अब ये फैक्टराइज कम्प्लीटली क्यों है? क्योंकि इसके अंदर b प्लस c में से मैं मज़ीद कोई चीज़ कॉमन, कोई वेरिएबल, कोई कांस्टेंट या कोई भी चीज़ में मज़ीद कॉमन नहीं निकाल सकता. तो इसका मतलब है दिस हैज़ बीन फैक्टराइज कम्प्लीटली. सो पहले ये आपने डेफिनेशन अच्छे से अंडरस्टैंड की. यहाँ अर्थमेटिक से मैंने एग्जांपल दे दी और यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्रेशन से एक जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन और डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया बड़ी डिटेल में. सो आई होप यहाँ तक सब बात क्लियर है. लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो लेट्स स्टार्ट विद टाइप 1. सो टाइप 1 फैक्टराइजेशन में क्या होता है? फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट कॉमन. इसको हम ये भी कह सकते हैं फैक्टराइजेशन बाय कॉमन, यानी कि हम कॉमन निकाल के हम फैक्टराइजेशन को फाइंड आउट कर रहे हैं. एनी कन्फ्यूजन? सो अब इसमें 2 टर्म हो या 3 टर्म हो, जब 2 और 3 टर्म होती हैं और हमें ये देखना है सबसे पहले कि क्या उसमें सिमिलैरिटी यानी कि उनके कोफिशिएंट्स में है और उनके वेरिएबल में, मतलब उसके अंदर क्या चीज़ कॉमन है. फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे इन दोनों टर्म्स को देखें, अच्छा प्लस एंड माइनस साइन आर द टर्म सेपरेटर. सबसे पहली बात तो ये समझ लें, प्लस एंड माइनस साइंस आर द टर्म सेपरेटर्स. तो हम सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि टर्म क्या होती है. टर्म सेपरेटर्स. सो दिस इज़ द फर्स्ट टर्म, दिस इज़ कंप्लीट फर्स्ट टर्म एंड दिस इज़ अनदर टर्म इंक्लूडिंग साइन, एंड दिस इज़ फर्स्ट टर्म एंड दिस इज़ सेकेंड टर्म इंक्लूडिंग साइन. मतलब ये 20y प्लस का है, ये 5x माइनस का है, ये 3x प्लस का है. सबसे पहले अगर प्लस होता है तो प्लस मेंशन नहीं किया जाता. ये 15 प्लस का है. तो हमें फैक्टराइज करने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, क्या चीज़ कॉमन है? हम इन दोनों में देखेंगे क्या चीज़ कॉमन है. क्या इन दोनों के वेरिएबल कॉमन है? नहीं. इसके पास x है, इसके पास x नहीं है. लेकिन क्या इनके कोफिशिएंट्स, ये इसके पास कोफिशिएंट है और ये कांस्टेंट है, क्या इनमें इन नंबर्स में कोई चीज़ कॉमन है? तो उसको आसान तरीका क्या है उसका, आप HCF फाइंड आउट कर लें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. एज़ यू नो डैट हम कॉमन फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम हमेशा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे. और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने का तरीका ये है कि दोनों एक साथ डिवाइड करेंगे. दोनों एक साथ किससे डिविजिबल है? दे बोथ कम्स इन 3 टेबल, 3 1s और 3 5s. क्या 5 और 1 मज़ीद किसी एक टेबल से डिवाइड हो सकते हैं? नहीं हो सकते. अगर नहीं हो सकते तो हम यहीं अपनी डिवीज़न स्टॉप कर देंगे एंड 3 इज़ HCF.
और अगर फॉर एग्जांपल वो मज़ीद आगे डिवाइड हो रहा था तो इन सबको हम मल्टीप्लाई करके वो दैट प्रोडक्ट वुड बी द HCF। फॉर एग्जांपल 10 and 15, क्या ये दोनों, सो इसको ऐसे कर लेते हैं, तो 3 10s are 30, 3 5s are 15 एंड देन 5 2s are एंड देन 5 1s are। तो इसका HCF क्या आया, 5 3s are 50, इसका HCF 15, क्योंकि ये दोनों सबसे पहले 3 से डिवाइड हो रहे थे, मैंने 3 से दोनों को डिवाइड कर दिया, फिर ये दोनों एक साथ 5 से डिवाइड हो रहे थे, तो एक साथ हमने इसको 5 से डिवाइड कर दिया और HCF 15 हो गया। लेकिन इस केस में हमारे पास क्या था, सिर्फ 3 and 15 थे जो कि एक ही वक्त में 3 से डिवाइड हो रहे थे, अब मज़ीद ये किसी एक टेबल से डिवाइड हो रहे हैं। सो 3 इज़ द कॉमन फैक्टर। सो हम सबसे पहले कॉमन फैक्टर को यहाँ बाहर लिख लेते हैं और फिर अब ब्रैकेट के अंदर क्या लिखें उसका भी एक तरीक़ेकार है। ये 3x में से हमने 3 कॉमन निकाल लिया, मीन्स टर्म डिवाइडेड बाय HCF। सो 3 1s are 3 1s are, यू आर लेफ्ट विद x। सो आपके पास ब्रैकेट में x बचा, मतलब अगर आप 3 को वापस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 3x मिल जाएगा। सिमिलरली अगर आपको ये चेक करना है कि 15 3 1s are 3 3 5s are 15, मतलब इस पोजीशन पे मैं क्या लिखूँ, मैं लिखूँगा प्लस का 5। ये प्लस का 15 था इसलिए प्लस का 5 जवाब आएगा। अगर ये माइनस का 15 होता तो ये माइनस का 5 जवाब आता। सो 3 ब्रैकेट x plus 5, इसका मतलब 3 इज़ वन ऑफ द फैक्टर एंड x plus 5 इज़ द सेकेंड फैक्टर एंड दिस इज़ द फैक्टराइज फॉर्म। ये मज़ीद आगे फैक्टराइज नहीं हो सकता। मतलब टाइप 1 में हम वो सवाल डिस्कस करेंगे जिसमें हम फैक्टराइजेशन बाय कॉमन कर सकें, और फैक्टराइजेशन बाय कॉमन में हम सबसे पहले देखेंगे आया हमारे पास सवाल में 2 टर्म मौजूद है या 3 टर्म मौजूद है। तो 2 टर्म होंगी तो सबसे पहले हम देखेंगे कोई चीज़ कॉमन आ रही है, हमने कॉमन निकालनी। अब क्या ये मज़ीद फैक्टराइज हो रहा है, ये मज़ीद फैक्टराइज नहीं हो रहा क्योंकि इसके अंदर और कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो ये मज़ीद फैक्टराइज नहीं हो सकता क्योंकि इनके अंदर कोई चीज़ या कोई कॉमन फैक्टर अब मज़ीद मौजूद नहीं है। तो देयर आर 2 फैक्टर्स, 3 इज़ वन ऑफ द फैक्टर एंड ये पूरा एक और फैक्टर x plus 5 इज़ द सेकेंड फैक्टर। सो दिस इज़ द फैक्टराइज फॉर्म। नाउ वी विल सी हाउ टू फैक्टराइज दिस। अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, आसानी ये होगी आपको कि सबसे पहले आप जो भी नंबर्स जो भी मौजूद हैं, जो भी न्यूमरल्स मौजूद हैं, जो भी नंबर की फॉर्म में जो कुछ मौजूद है, आप उसका HCF फाइंड आउट कर लें। मतलब 5, 20 का आप क्या करें, HCF फाइंड आउट कर लें। सो दे बोथ आर डिविजिबल बाय 5। एक साथ ये दोनों डिवाइड करना है, ये बात याद रहे, क्योंकि हम HCF फाइंड आउट कर रहे हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 5 1s are 5, 5 4s are 20। अब 1 और 4 किसी एक के टेबल में, किसी भी टेबल में एक साथ नहीं आते। सो इट मीन्स दैट 5 इज़ द HCF, हम 5 कॉमन निकालने वाले हैं। लेकिन क्या हम 5 कॉमन निकालेंगे या -5 कॉमन निकालेंगे, क्योंकि फर्स्ट टर्म माइनस है। तो अगर आपकी फर्स्ट टर्म नेगेटिव हो तो हमेशा आप माइनस साइन कॉमन निकालेंगे, ये की पॉइंट है। तो -5 मैं कॉमन निकालने जा रहा हूँ। अब मैं इस पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे अगर मैं -5 इस टर्म में से कॉमन निकाल लेता हूँ तो पूरी फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय योर HCF भी -5 है। तो अलॉन्ग विद द साइन, ये साइन के साथ पहली टर्म -5x थी, मैंने लिख दी, और HCF हमारा -5 है, मैंने एज इट इज़ लिख दिया। सो माइनस एंड माइनस विल कैंसिल आउट और यू कैन से वुड बिकम प्लस। 5 1s are 5, 5 1s are 5 विल कैंसिल आउट एंड यू आर लेफ्ट विद x ओनली। तो आप ब्रैकेट में x लिख देंगे। इसको क्रॉस चेक करने का तरीक़ेकार ये है, प्लस माइनस माइनस 5 1s are 5x, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस की साइन। अब सिमिलरली हम यहाँ पे प्लस के 20y को अपने HCF से मतलब -5 से डिवाइड कर देंगे। सो 5 1s are 5, 5 4s are 20, ये प्लस है, ये माइनस है, तो आपके पास जो जवाब आएगा वो आएगा -4y, प्लस माइनस माइनस यहाँ पे 4 और y जो बचा ये आ गया, और नीचे कुछ नहीं था, 1 था, तो 4y/1 मतलब -4। अब भाई यहाँ पे -4y लिख दूँगा। अब इसको अगर हम वापस मल्टीप्लाई करके देखें, माइनस माइनस प्लस, 5 4s are 20 एंड y वुड कम एज इट इज़। सो ये इसकी फैक्टराइज फॉर्म। अब इसके 3 फैक्टर हैं, माइनस इज़ द फर्स्ट फैक्टर, 5 इज़ द सेकेंड फैक्टर एंड x - 4y इज़ द थर्ड फैक्टर। सो ये माइनस साइन निकालने से ये फ़ायदा हुआ। अगर हम माइनस साइन नहीं कॉमन निकालते तो हमारे पास जवाब जो आता वो होता 5 ब्रैकेट, ये माइनस अंदर चला जाता, ये -x + 4y हो जाता।
अब इसके अंदर पॉसिबिलिटी दी कि हम मज़ीद माइनस साइन कॉमन निकाल सकते थे, क्योंकि फर्स्ट टर्म आपकी यहाँ माइनस रह गई। कभी कभार ये जवाब भी कोई सही कंसीडर कर लेता है, लेकिन ये दिस इज़ द मोस्ट सिंप्लीफाइड एंड मोस्ट एक्सेप्टेबल आंसर। इसके अंदर कोई मतलब कमी की गुंजाइश मौजूद नहीं है, इसके अंदर कमी की गुंजाइश मौजूद है, वो ये थी जो कि हमने माइनस साइन निकालने के बाद पूरी कर दी। तो ये इसकी फैक्टराइज फॉर्म है, इसके अंदर 3 फैक्टर मौजूद हैं और ये भी 2 टर्म की बात थी। अब आप जब कॉमन निकाल लें एक बार फिर देखें क्या x और 4y में कोई मज़ीद चीज़ कॉमन तो नहीं रह गई। वो नहीं रहेगी कॉमन, क्योंकि हम हमेशा HCF फाइंड आउट करने की आपको एडवाइस करें। एंड ये बात आप हमेशा याद रखिएगा, प्लस एंड माइनस साइन आर द टर्म सेपरेटर। अगर प्लस एंड माइनस साइन आर द टर्म सेपरेटर्स, so how many terms are there? So it means that this is the first term, this is the second term and this is the third term. So अब सबसे पहले हमारा काम वही है, जब 2 और 3 टर्म होंगी हम हमेशा फैक्टराइजेशन बाय कॉमन वाले मेथड पे ही जाएंगे, अगर उसमें हम कोई चीज़ ऐसी नहीं देख रहे जो मैं आने वाली टाइप में बताऊंगा। तो हमारा सबसे पहला काम ये कि हम फैक्टराइजेशन बाय कॉमन से आइडेंटिफाई करेंगे कोई चीज़ कॉमन है, तो सबसे पहला काम हमेशा ये होगा हम कॉमन निकाल के उसको फैक्टराइज करें। अगर कॉमन निकाल के फैक्टराइज करने के बाद भी उसमें कोई चीज़ मौजूद है जो फैक्टराइज होगी, तो वो हम आने वाली टाइप 2 में सीखेंगे कैसे होगी, या टाइप 3 में सीखेंगे। अब सबसे पहला काम इसमें भी वही होगा। अब सारे वेरिएबल्स 5, 5, 15 तीनों का हम HCF एक ही साथ निकाल लेंगे। ऑल आर डिविजिबल बाय 5, 5 1 ज़ार 5, 5 1 ज़ार 5, 5 3 ज़ार 15। अब ये मज़ीद आगे डिवाइड नहीं हो सकता किसी भी एक फैक्टर से, मतलब 5 इज़ द HCF। और फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है तो पॉजिटिव 5 ही कॉमन आएगा। अब फर्स्ट पोजीशन पे ब्रैकेट के अंदर में क्या लिखें, मतलब 5A इज़ द फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय योर HCF। 5 1 ज़ार 5 1 ज़ार विल कैंसिल आउट, यू आर लेफ्ट विद A ओनली, तो हम यहाँ पे सिर्फ A लिखेंगे। Then for the second term -5B divided by 5, 5 1 ज़ार 5 1 ज़ार will cancel out, -B, you are left with -B only, तो यहाँ पे -B आ गया। सिमिलरली हम यहाँ पे -15C को डिवाइड कर देंगे 5 से, 5 1 ज़ार 5 3 ज़ार, सो यू आर लेफ्ट विथ -3C, सो हम यहाँ पे -3C लिखें। तो ये हो गया हमारे पास फैक्टराइज फॉर्म। अब इन तीनों टर्म में A, B और C तीनों आर अनलाइक टर्म एंड देयर इज़ नो अदर कॉमन फैक्टर्स, सो दिस इज़ द फैक्टराइज फॉर्म। अब आपने ये चेक करना है आया मैंने काम सही किया है या गलत किया है किसी भी ऊपर इन सब में। तो आप अपने, ये आपका जवाब हो चुका है। आपको कहा गया था फैक्टराइज द फॉलोइंग, इनका क्वेश्चन हमेशा यही होगा। फैक्टराइजेशन मैंने हेडिंग जैसे डाली हुई है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग ये क्वेश्चन होगा। फाइंड द फैक्टर्स, इस तरह से यही क्वेश्चन होगा, या सिर्फ फैक्टराइज। अब अगर आपको चेक करना है मैंने काम सही किया है या नहीं किया, इसको आप एक्सपेंड करके देखें। +5 when multiplied by A, so this would give you 5A, प्लस माइनस 5 1 ज़ार, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 5B, 5 1 ज़ार 5B एंड माइनस प्लस इज माइनस, 5 3 ज़ार 15C। तो ये देख लें वापस वो जो सवाल था आपका वो वापस वहीं आप पहुँच गए। इसका मतलब आपका काम 110% सही है। अब ये हमारे पास सेकंड टाइप आ गई है, जिसकी जनरल फॉर्म ये है AC + AD + BC + BD। अब इस जनरल फॉर्म को भी हम फैक्टराइज कर सकते हैं। पिछली बार मैंने जनरल फॉर्म को फैक्टराइज पिछली वाली टाइप में नहीं किया था, चलें उसकी भी फैक्टराइज फॉर्म देख लेते हैं। KA + KB + KC। अब इन तीनों में क्या कॉमन है? K कॉमन है तो हम K कॉमन निकाल लेंगे, जो हम कर ही रहे थे। जब K कॉमन है तो हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचेगा? A + B + C। ये हमारी पिछली वाली टाइप थी जिसमें हमने किया अब A + B + C में कोई चीज़ मज़ीद कॉमन नहीं है, सो दिस इज़ द फैक्टराइज फॉर्म। ये इसकी जनरलाइज फॉर्म को ही फैक्टराइज फॉर्म करके हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, और बाकी उसके क्वेश्चंस तो मैंने करवा दिया और एक आध अभी और सवाल को डिस्कस कर लेंगे। सो अब यहाँ पे हमारे पास 4 टर्म्स आर देयर। तो अगर हम 4 टर्म में से देखें, इन दोनों के पेयर बना लें और इन दोनों के पेयर बना लें। अब पेयर क्यों बनाएं? सबसे पहली बात तो ये है, on the basis of similarity we are going to make the pair, we are pairing them up। दो के पेयर बना लेंगे, कभी भी चारों में एक साथ कोई कॉमन नहीं ढूंढेंगे, हमेशा दो के पेयर बना लेंगे। अब दो में आप सिमिलैरिटी ढूंढेंगे। अब सिमिलैरिटी चलें ढूंढना शुरू करते हैं। यहाँ A है, C है, A और D है, तो A और A कॉमन नज़र आ रहा है।
यहाँ पे बी सी है या बी डी है, यहाँ पे बी और बी कॉमन नज़र आ रहा है। इन दोनों में से अगर मैं ए कॉमन निकाल लेता हूँ तो इस पोजीशन पे मेरे पास सी बचेगा और प्लस बचेगा एंड देन डी बचेगा। सेम विल हैपन ओवर हियर। इन दोनों टर्म में से मैं बी कॉमन निकाल लेता हूँ तो इस पोजीशन पे मेरे पास सी बचेगा और इस पोजीशन पे मेरे पास डी बचेगा। सो अब हमने जब यहाँ तक ये 4 टर्म्स थी, 4 टर्म को जब हमने फैक्टराइज़ किया तो ये पूरी अब एक टर्म कहलाएगी, ये पूरी अब एक और टर्म कहलाएगी, क्योंकि ये पूरा एक फैक्टर है। क्यों फैक्टर है? क्योंकि ये सी प्लस डी बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब ये पूरा एक फैक्टर कंसीडर होगा। इस सी साइन, इस प्लस साइन को आप कंसीडर नहीं करोगे, इस मेन बीच वाले प्लस साइन को कंसीडर करोगे एंड दिस साइन इज़ द टर्म सेपरेटर। सो दिस इज़ वन ऑफ द टर्म एंड दिस इज़ द सेकेंड टर्म। अब पहले ये 4 टर्म थी, 4 टर्म से फैक्टराइज होकर 2 टर्म में रिड्यूस हुई। अब मज़ीद इन 2 टर्म में क्या कॉमन मौजूद है? ये सी प्लस डी और ये सी प्लस डी कॉमन फैक्टर मौजूद है। तो यहाँ से हम सी प्लस डी कॉमन फाइंड आउट, कॉमन निकाल लेंगे इस वाले इन दोनों में से। अब इधर बचा क्या? ए प्लस बी बचा, उसका एक दूसरा फैक्टर बन जाएगा। सो ये इसकी फैक्टराइज फॉर्म होगी और इसी पैटर्न पे चलते हुए हम आगे के सवालात को सॉल्व करेंगे। तो यही तरीक़ेकार रहेगा, 4 टर्म से 2 टर्म और 2 टर्म से फिर 2 फैक्टर्स, और ये हमारे पास मोस्ट फैक्टराइज फॉर्म आ जाएगी इस तरह से। तो अब इसी टाइप की एक एग्जांपल को देखते हैं। अब ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसको कहा गया है फैक्टराइज करें 3x माइनस 3a प्लस XY प्लस a1। अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी हम दो की पेयरिंग कर देंगे। इन दोनों में मुझे तो सिमिलैरिटी नज़र आना शुरू हो गई। क्या आप लोगों को नज़र आ रही है? अगर हम इस पर गौर करें तो 3 इज़ कॉमन और 3 का HCF भी 3 ही आएगा। सो वी आर टेकिंग 3 एज ए HCF एज ए कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पे वही सारी जो पिछली वाली टाइप में मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी थी वो भी एप्लीकेबल रहेगी। अगर मैं 3x में से 3 HCF फाइंड आउट कर रहा हूँ तो टर्म डिवाइडेड बाय HCF मीन्स यू आर लेफ्ट विद x ओनली। सो हम इसके ब्रैकेट में यहाँ पे x लिख देंगे और माइनस 3a में से अगर मैं 3 कॉमन फैक्टर निकाल रहा हूँ तो 3 में से 3 कैंसिल आउट, माइनस a जो बचा वो मैं यहाँ पे लिख दूँगा। तो मतलब ये 3 मैंने इसमें से कॉमन फैक्टर निकाला और लेफ़्ट ओवर जो फैक्टराइज फॉर्म थी वो यहाँ आ गई। सो ये 2 टर्म तो फैक्टराइज हो गई। अब यहाँ पे क्या कॉमन नज़र आ रहा है? मुझे सिर्फ y कॉमन नज़र आ रहा है, y एंड y आर कॉमन। और ये पहली टर्म प्लस है, जैसे मैंने कहा इन दोनों की पहली टर्म जो होगी वही साइन आप यहाँ पे ब्रॉट डाउन कर लें। सो प्लस y आई एम टेकिंग आउट एज कॉमन फैक्टर। तो एक्स वाई में से जब मैं y कॉमन निकाल लूँगा तो y एंड y विल कैंसिल आउट एंड वी आर लेफ्ट विद x ओनली। सो इसका मतलब मैं ब्रैकेट में यहाँ पे x लिखूँगा। फिर मैं माइनस ay में से मैंने y कॉमन निकाला प्लस का, तो y एंड y विल कैंसिल आउट एंड वी आर लेफ्ट विद माइनस a ओनली। सो वी विल राइट माइनस a ओवर हियर। अब ये वाली भी टर्म फैक्टराइज हो गई। अब हमारे पास ये 4 टर्म रिड्यूस होके फैक्टराइज होके 2 टर्म में आ गई, 2 टर्म हमें मिल गई और इसको हम मोनोमियल फैक्टर्स भी कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब ये 2 टर्म, सबसे पहली बात जब हम यहाँ पे फैक्टराइज करके आए तो हमारे पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है जो हमें बताएगा हमारा काम सही हो रहा है या गलत हो रहा है, जो ये जो दोनों फैक्टर हैं ये दोनों एग्जैक्टली आइडेंटिकल होने चाहिए, एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे x माइनस ए है और यहाँ पे भी x माइनस ए है, दे बोथ आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल। अगर ये x प्लस ए होता, या तो आपका ह्यूमन एरर है, आपने कोई साइन कॉमन निकालने में गलती कर दी या कोई और गलती कर दी। तो अगर ये आइडेंटिकल नहीं है मिसाल के तौर पे, तो हम इसको आगे फैक्टराइज नहीं कर सकते। आपको या तो पेयर को शफल करना पड़ेगा या आपको अपने क्वेश्चन को दोबारा से चेक करना होगा कि आपने कोई गलती तो नहीं की। सेम हैपन ओवर हियर। यहाँ c प्लस डी था, c प्लस डी था, जब ये दोनों कॉमन थे तभी मैंने इनको एज ए कॉमन फैक्टर 1 फैक्टर ऐसे निकाला और अनकॉमन का एक और फैक्टर बन गया जो अनकॉमन वाला फैक्टर था। सो सेम विल हैपन ओवर हियर। जब ये दोनों कॉमन फैक्टर हैं, अब ये पूरी एक टर्म है यहाँ से लेके यहाँ तक और ये पूरी एक और टर्म है, सेकेंड टर्म यहाँ से लेके यहाँ तक। इन दोनों टर्म में x माइनस ए इज़ वन ऑफ द कॉमन फैक्टर
एंड अनकॉमन फैक्टर जो बचेगा 3 + y, ये बच गया तो हम ये यहाँ पे लिख देंगे। तो इस तरह से हम फैक्टराइजेशन करते हैं। ये दो टर्म में से अब मज़ीद हमने देखा इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन थी, हम इस क्या फैक्टर कॉमन था। इन दोनों में मज़ीद ये फैक्टर कॉमन है x - a x - a। तो जब ये कॉमन आ जाएगा तो हम इसको एक बार लिख देंगे कॉमन के तौर पर। कॉमन का मतलब यही है कि कॉमन आ गया तो एक बार लिख दें। बच्चों को ये भी कन्फ्यूजन होती है कि सर ये तो 2 बार थे तो आप एक बार क्यों लिख रहे हैं। तो जब कॉमन फैक्टर आ गया तो उसको हम एक बार लिख देंगे और जो अनकॉमन फैक्टर है उसको एक बार लिख देंगे। अब और इसके बीच में कोई साइन कभी भी नहीं आएगा बिकॉज दे आर मल्टीप्लाइंग विथ ईच अदर। इसकी बिल्कुल मिसाल वही वाली है कि ये मिसाल के तौर पे 20 लिखा हुआ है सवाल और ये आप इसके फैक्टर 2 × 2 × 5 लिख रहे हैं। तो 2 × 2 × 5 दे ऑल आर मल्टीप्लाइंग। तो जब एक्सप्रेशंस आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो बीच में मल्टीप्लाई की साइन नहीं डालते, हम सिर्फ ब्रैकेट्स डाल देते हैं। सो मैं आपको बार बार उन्हीं चीज़ों से रिकॉल करता रहूँगा ताकि आप को याद रहे। और प्लस एंड माइनस साइन आर द टर्म सेपरेटेड, डू नॉट फॉरगेट दिस थिंग। मैंने ये नहीं मिटा रहा ताकि आपकी ये बात हमेशा जहन में रहे। वाइल सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन हमें इन सब चीज़ों का बहुत ख्याल रखना होता है। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। सो PQR + QR² - PR² - RQ। अब ये भी एक और हमारे पास एक्सप्रेशन है जिसमें हमारे पास 4 टर्म मौजूद हैं। देयर आर 4 टर्म्स आर देयर। सो अब अगर सवाल को दोबारा देखें तो PQR इज़ द फर्स्ट टर्म + QR² इज़ द सेकेंड टर्म - PR² इज़ द थर्ड टर्म एंड देन -R³ इज़ द फोर्थ टर्म। तो जब हम इन चारों टर्म को देख रहे थे और हम दो की पेयरिंग कर रहे थे तो हम एक दफ़ा चारों पे भी नज़र डाल लेते हैं क्या इन चारों में कोई फैक्टर कॉमन था या 3x 3a xy, यहाँ x और y है, यहाँ a और ऐसे है, तो यहाँ पे कोई चीज़ कॉमन नहीं है। लेकिन अगर हम इन चारों पे एक स्टार्टिंग में नज़र डालें तो r r r² r³। सो r हमें कॉमन सबसे पहले ही नज़र आ रहा है। सो हमें सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, हम सबसे पहले HCF के तौर पे r निकाल लेंगे। हमेशा HCF निकालेंगे। अच्छा, वेरिएबल में HCF निकालने का एक और तरीक़ेकार है जो मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। HCF इज़ द प्रोडक्ट ऑफ यहाँ पे थोड़ी सी प्लस एंड माइनस साइन आर द टर्म सेपरेटर, कीप रिमेंबर दिस। सो अब यहाँ पे मैं HCF जब हम वेरिएबल में फाइंड आउट करना होगा तो उसका एक क्लू है। HCF इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स विथ लीस्ट पावर्स। अब HCF वेरिएबल का कैसे निकलेगा, वेरिएबल का HCF ऐसे निकलेगा। HCF इज़ द प्रोडक्ट ऑफ, अब इसमें अगर P सब में कॉमन होता तो मैं P भी कॉमन निकालता और R भी कॉमन निकालता। अभी सिर्फ R कॉमन मौजूद है लेकिन यहाँ पे R की पावर 1 है, R की पावर 2, R की पावर 2, R³। तो HCF इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर विथ लीस्ट पावर, मतलब हम हाईएस्ट पावर नहीं लेंगे। तो एक बहुत ही आसान है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का जब कॉमन निकलेगा तो वो लीस्ट पावर के साथ निकलेगा। तो R मैंने सबसे पहले इस पूरी एक्सप्रेशन में से कॉमन निकालने जा रहा हूँ। तो इस वाली टर्म के पास सिर्फ Q बचेगा, इस वाली टर्म के पास सिर्फ QR बचेगा, R² में से एक R उसने बाहर दे दिया। इसके पास सिर्फ PR बचेगा और माइनस इसके पास सिर्फ R² बचेगा। सब में से एक एक R बाहर चलेगा। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कोई मसला नहीं होगा। अब दोबारा से हम वही वाली काम करेंगे जो हमने यहाँ किया था। अब हम दो की टर्म्स में से सिमिलैरिटी की बुनियाद पे हम क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। इन दोनों टर्म्स में देखेंगे और इन दोनों टर्म्स में देखेंगे। ये एक कॉमन फैक्टर हमारे पास ऑलरेडी बाहर आ चुका है। अब इसका सवाल में कोई अमल दखल नहीं होगा तो इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा के इसको हम बाहर कर देंगे। ये एक कॉमन फैक्टर हम पहले ही निकाल चुके हैं। अब इस पूरी एक्सप्रेशन में से मज़ीद मुझे यहाँ Q और Q कॉमन नज़र आ रहा है, यहाँ पे मुझे R और R कॉमन नज़र आ रहा है। तो
और इन दोनों टर्म्स में से मैं q कॉमन निकाल लूँगा, तो मेरे पास इस पोजीशन पे मेरे पास बचेगा p और इस पोजीशन पे मेरे पास बचेगा r, क्योंकि मैंने इन दोनों में से q कॉमन बाहर निकाली। यहाँ मेरे पास मुझे एक r कॉमन नज़र आ रहा है, यही वाली बात कि यहाँ r की पावर 1 है, यहाँ r की पावर स्क्वायर है। तो हमेशा हम लीस्ट पावर कॉमन निकालेंगे और पहली टर्म अगर माइनस मौजूद है तो माइनस हमेशा कॉमन में बाहर है। तो मैं भाई माइनस का r कॉमन निकालने जा रहा हूँ। जब भी माइनस फैक्टर के साथ किसी भी वेरिएबल के साथ कॉमन निकालें तो हमेशा एहतियातन यही वाला पूरा प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो एक बार लाजमी कर लें। सो माइनस पी आर, यानी कि जब मैं इसको डिवाइड करूँगा अपने एच सी एफ से माइनस कैंसिल आउट, आर एंड आर विल कैंसिल आउट, वी आर लेफ्ट विथ पॉजिटिव पी। तो प्लस का पी अंदर बचेगा। क्यों? क्योंकि जब माइनस साइन कॉमन आती है तो अंदर वालों की साइन रिवर्स हो जाती है। सो प्लस माइनस विल गिव्स यू माइनस आर पी मतलब पी आर, वापस वही फैक्टर हमें मिल रहा है। अब यहाँ पे मैं माइनस का आर स्क्वायर को चेक करूँगा कि आर स्क्वायर को जब मैं अपने एच सी एफ से डिवाइड करूँगा तो आर एंड माइनस विल गिव्स यू प्लस। सो ये आर की एक पावर के साथ कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास प्लस का आर बचेगा। इसके करने से हुआ ये कि मुझे ये पता लग गया, बच्चों को ये कन्फ्यूजन होती है, वो माइनस का आर उन्होंने कॉमन निकाला, जल्दी में वो पी माइनस आर लिख देते। और अगर पी माइनस आर लिख देते गलती से तो ये p प्लस आर है और ये p माइनस आर है, हमारा सवाल तो आगे बढ़ता ही नहीं। सवाल की शर्त ही यही है कि जो चार फैक्टर में से जब कॉमन निकाले तो ये जो दो टर्म्स आ रही हैं, इन दोनों टर्म के अंदर जो ब्रैकेट में फैक्टर्स आ रहे हैं ये हमेशा एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। ये p प्लस आर है तो ये भी p प्लस आर ही होना चाहिए। तो ये अभी है वो इसीलिए है क्योंकि हमने ये वाली एक साइड वर्किंग कर ली। अब ये स्क्वायर ब्रैकेट मौजूद है और यहाँ पे ये पूरी एक टर्म यहाँ से लेके यहाँ तक और ये वाली पूरी एक टर्म, इन दोनों टर्म में क्या कॉमन मौजूद है भाई? ये r ऐसे ही ब्रॉट डाउन हो जाएगा। इन दोनों टर्म में p प्लस आर मौजूद है, कॉमन है। ये मैंने एज ए कॉमन फैक्टर बाहर निकाल लिया यहाँ से और यहाँ से, ये ऐसे कॉमन फैक्टर बाहर आ गया। और जो अनकॉमन फैक्टर बचा वो कौन है? अनकॉमन फैक्टर ये जो बचा q माइनस आर, ये एक थर्ड फैक्टर के तौर पे q माइनस आर। सो ये अब मज़ीद फैक्टराइज नहीं हो सकते। दिस इज़ द मोस्ट फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ दिस प्रॉब्लम। यानी कि देयर आर थ्री फैक्टर r, p प्लस आर, q माइनस आर। दीज आर द थ्री फैक्टर्स विच आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन। सो ये मज़ीद आके फैक्टराइज नहीं हो सकता। इन तीनों को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करके एक्सपेंड कर दें तो हमें वापस यही क्वेश्चन मिल जाएगा। बट दिस इज़ द रिक्वायर्ड टारगेट, जहाँ तक हमें पहुँच रहा था हम पहुँच गए। ओके गाइज, लेट्स सॉल्व दीज थ्री प्रॉब्लम्स। सो इन तीनों प्रॉब्लम्स में देयर आर थ्री टर्म इन ईच केसेस। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको कहा कि एच सी एफ फाइंड आउट करेंगे 2,4,2 का। फर्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है। तो इन तीनों का न्यूमरल्स का एच सी एफ है 2, बिकॉज 2 1s आर 2 2s आर 2 1s आर। सो एच सी एफ तो आ गया यहाँ पे हमारे पास 2। लेकिन उससे भी पहले अगर हम सबसे पहले सवाल को स्टार्ट करने से पहले देखें तो यहाँ पे हमारे पास a कॉमन है, a कॉमन है, a कॉमन है, b कॉमन है, b कॉमन है, b कॉमन है। सो 2 कॉमन है, a कॉमन है, b कॉमन। सो हमने 2 कॉमन निकाल लिया। सो हमारे पास इस पोजीशन पे हमारे पास क्या बचता है? 2abc। अब हमारे पास हमने कॉमन निकाला, हमारा HCF क्या बना? 2ab। सो 2 1s आर 2 1s आर, a b एंड b कैंसिल आउट, वी आर लेफ्ट विथ c ओनली। सो इस पोजीशन पर हमारे पास c बचा। अब इस पोजीशन पर हमारे पास क्या बचता है? -4abx और हमने HCF निकाला 2ab। सो a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, 2 1s आर 2 2s आर, वी आर लेफ्ट विथ -2x। तो इस पोजीशन पे मैं लिखूँगा -2x और ये लास्ट 2abd। तो यहाँ पे हमने कॉमन निकाला 2ab, b से b गया, a से a गया, 2 से 2 कैंसिल आउट, वी आर लेफ्ट विथ पॉजिटिव d ओनली। So this is the factorized form. This is how we can factorize it. First we have to see what is the highest common factor and then we will factorize them. अब यहाँ पे हम फिर से वही देखेंगे कि इन तीनों में क्या हमारे पास हाईएस्ट कॉमन है? -3। देखिए फर्स्ट टर्म अगर नेगेटिव होगी, मैंने आपको क्या कहा था? नेगेटिव हाफ कॉमन निकालना। 3 इज़ कॉमन
बिकॉज ऑल आर मल्टीपल ऑफ 3, इसीलिए 3 कॉमन है। x कॉमन है, x कॉमन है, x कॉमन है, लेकिन x की हाईएस्ट पावर नहीं, लीस्ट पावर लेंगे। HCF में हमेशा हम कौन सी पावर लेते हैं? लीस्ट पावर। ये x स्क्वायर है, ये x की पावर 1 है, ये x की पावर 1 है, तो x कॉमन ले लेंगे। y यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे y नहीं है। किसी भी एक टर्म में कोई भी एक वेरिएबल मिस्ड आउट है तो वो HCF का हिस्सा नहीं बनेगा। तो ये हमारे पास मैक्सिमम HCF था। अब हम चेक करेंगे, हम ब्रैकेट में फर्स्ट पोजीशन पे क्या हमारे पास आएगा। तो फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय HCF, सो माइनस माइनस 3 एंड 3, एक x से एक x गया, हमारे पास बचा x एंड y। तो हमारे पास पहली पोजीशन पे आएगा x1। अब हमारे पास दूसरी पोजीशन पे क्या आएगा? -3x वन डिवाइडेड बाय -3x। ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा अलॉन्ग विद द साइन। जब कुछ नहीं बचता है तो 1 बचता है, वो भी प्लस का। माइनस से माइनस गया तो 1 1 ज़ार 1 ना, 1 बचा ना, तो यहाँ पे 1 बचा। ये नहीं कि आप इस टर्म की जगह कुछ लिखेंगे ही, 1 लिखेंगे, लाजमी लिखेंगे। उसकी वजह बताऊँगा क्यों। ये लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय योर HCF, तो x से x गया, 3 1 ज़ार 3 3 ज़ार। नाउ प्लस माइनस -3 y स्क्वायर, इस पोजीशन पे हमारे पास बचा -3 y स्क्वायर। तो ये हमारे पास मोस्ट फैक्टराइज फॉर्म है और ये फैक्टराइज हो चुका है। इसको फाइनली चेक करने का तरीका वही वाला है कि इनको जब दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा हमें सवाल दे देगा। तो प्लस माइनस -3x स्क्वायर y दे देगा हमें ये यहाँ पे, और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़ार 3 x दे देगा, और माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ार 9 x y स्क्वायर दे देगा। आइए लास्ट सवाल को, इस वाले को देखते हैं इस टाइप के, फिर एक और वो 4/4 के सवाल को देख लेंगे या उसको देखते हैं क्या होता है। इन तीनों का HCF क्या होगा भाई? 5, 10, 20। दे ऑल आर डिविजिबल बाय 5, 5 1 ज़ार 5 2 ज़ार 5 4 ज़ार। ये मज़ीद किसी और टेबल से डिवाइड नहीं हो सकता, इसका मतलब 5 कॉमन, 5 इज़ द HCF। नंबर की बात हो रही है, वेरिएबल की बात नहीं हो रही। यहाँ पे a की पावर 1 है, a की पावर 2, a की पावर 3। तो जैसे हमने बताया लीस्ट पावर वाला आपके पास HCF होता है। b की पावर 2, b की पावर 3, b की पावर 1, मतलब सिर्फ एक अकेला b HCF का हिस्सा बनेगा। c³ c और c स्क्वायर, मतलब एक c HCF होगा। अब जब आपने HCF डिसाइड कर लिया क्या है, अब आप वही करेंगे, फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय योर HCF। योर HCF इज़ 5ABC, 5 से 5 गया, a से a गया, एक b से एक b गया, एक c से एक c गया, मतलब 2 c बचा। तो आपके पास बचा क्या? BC। आप ब्रैकेट में लिख देंगे BC। अब ये इस पोजीशन पे हमारे पास क्या बच रहा है? 10a स्क्वायर b³ c। इसको हम डिवाइड कर देंगे अपने HCF से, तो 5 1 ज़ार 5 2 ज़ार, एक a से एक a गया, एक a बचा है, b स्क्वायर बच गया और c से c पूरा गया, मतलब -2 बचा, एक a बचा है, b का स्क्वायर बचा है और c तो पूरा कैंसिल आउट हो गया। अब लास्ट वाली टर्म पे देख लेते हैं, उस पोजीशन पे हमारे पास क्या बचेगा? -20 a³ bc स्क्वायर। इसको हम जब डिवाइड करेंगे 5abc से, तो 5 1 ज़ार 5 4 ज़ार, एक a से एक a गया, मतलब 2 a बचे, b से b पूरा कैंसिल आउट, c से c कैंसिल आउट, एक c बचा, मतलब -4 बचा, a स्क्वायर बचा है, b and b has been cancelled out and we are left with 1 c only. So this is the most factorized form of the third one as well. So this is how we will factorize these type of questions. Guys, एक ये क्वेश्चन भी देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को बहुत गौर से देखते हैं और इसमें हो क्या रहा है। सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहला काम है देखना नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी है, कॉमन क्या है। सो यहाँ पे बीच में कोई प्लस एंड माइनस टर्म सेपरेटर नहीं है, सिर्फ एक टर्म सेपरेटर ये है। ये पूरी एक टर्म हुई, ये पूरी एक टर्म हुई। ये फैक्टर जो है ना, ये पूरा इस टर्म का हिस्सा है। ये बात जहन में रखें, बार बार इसी बात को रिकॉल करवा रहा हूँ। सो देयर आर 2 टर्म्स इन दीज 2 टर्म, these 2 factors are common which is very clear, x स्क्वायर प्लस 5। साइन भी सेम है, x की पावर भी सेम है। अगर यहाँ पे सिर्फ x प्लस 5 होता और ये x स्क्वायर प्लस 5 होता, कुछ भी कॉमन नहीं निकाल सकते थे। इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है।
ये नहीं कि कोई बच्चा बोले x+5 कॉमन निकाल दे तो यहाँ पे x बच गया, नहीं, कॉमन निकल ही नहीं सकता था ना, कोई चीज़ कॉमन नहीं निकल सकती थी। तो फिलहाल सबसे पहले हमें क्या कॉमन नज़र आ रहा है, हमें नज़र आ रहा है ये फैक्टर पूरा का पूरा कॉमन। क्या सिर्फ ये फैक्टर ही कॉमन है इन दोनों टर्म में? क्या 2 और 8 में कोई HCF नहीं है? तो 2 और 8 का हम सबसे पहले HCF देखेंगे। 2 1s are 2 4s are, मतलब 2 इज़ द HCF। तो सबसे पहले तो मैं 2 ही कॉमन निकालूंगा, इन दोनों में 2 कॉमन था, मैंने 2 कॉमन निकाला। इधर x भी कॉमन है, इधर x है x पावर 1, इधर भी x पावर 1, तो x कॉमन आ जाएगा। इधर y भी कॉमन है, इसके पास 2y है, इसके पास 3y है, तो लीस्ट पावर वाले कॉमन आएंगे, याद रखें, तो y² कॉमन आ जाएगा। इसका मतलब हमने टोटल HCF ये निकाला इस पूरे सवाल का। जब HCF निकाल लेते हैं तो हम जो लेफ़्ट ओवर हमारे पास फैक्टर बचते हैं हम वो मेंशन करते हैं दूसरे ब्रैकेट। अब वो कैसे करते हैं? सबसे आसान तरीका वही है, फर्स्ट टर्म जो भी पूरी टर्म है जितनी भी बड़ी है पूरी टर्म आप यहाँ लिखें डिवाइडेड बाय HCF। ये फार्मूला अगर आप याद कर लें और ये अपना लें और इसको अपनी प्रैक्टिस का हिस्सा बना लें तो आपके मसाइल ऑटोमेटिकली हल हो जाएंगे। HCF हमने ये पूरा फैक्टर निकाला है, यहाँ तक हमारा HCF था, तो इस पूरे फैक्टर से पूरा फैक्टर हमेशा पूरा कैंसिल आउट होगा। ये नहीं कि 5 से 5 गया, x² से x² गया, नहीं। अगर ये ब्रैकेट की फॉर्म में मौजूद है पूरा का पूरा कैंसिल आउट होगा। 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, x से x गया, 2y से 2y से सिर्फ एक y बचा, मतलब इस फैक्टर में मैं यहाँ सिर्फ y लिखूँगा। अब सेकंड टर्म में यहाँ क्या बचने जा रहा है वो देखते हैं। सेकंड टर्म पूरी लिखी जाएगी डिवाइडेड बाय HCF। HCF क्या है हमारे पास? ये पूरा HCF है, इसलिए मैं 2 मार्कर यूज़ कर रहा हूँ ताकि ये जो लेफ़्ट ओवर जो हमारे पास फैक्टर है वो मैं ब्लैक से लिख रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। x से x कैंसिल आउट होगा सबसे पहले पूरे फैक्टर से पूरा फैक्टर कैंसिल आउट, y² से y² पूरा का पूरा कैंसिल आउट, 2 1s are 2 4s are, मतलब हमारे पास सिर्फ प्लस का 4 बचा। दिस इज़ द मोस्ट फैक्टराइज्ड एंड द सिंप्लीफाइड आंसर। इन दोनों में मज़ीद कोई चीज़ कॉमन फैक्टर नहीं है, इन दोनों में मज़ीद कोई चीज़ कॉमन बाकी नहीं है और ये ऑलरेडी फैक्टराइज फॉर्म में मौजूद है। तो इसके फैक्टर पता है कितने हैं? 2 एक अलग फैक्टर है, एक x एक अलग फैक्टर है, एक y एक अलग फैक्टर है, एक और y एक और फैक्टर है, x² + 5 एक अलग फैक्टर है, y + 4 एक अलग फैक्टर है। जवाब यही सही कंसीडर किया जाएगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसके अंदर टोटल 1 2 3 4 5 6 फैक्टर्स वर्क है। सो आई होप यू हैव एंजॉयड एंड यू हैव लाइक दिस कंटेंट। ये पूरी एपिसोड्स के हिसाब से चलेगा फैक्टराइजेशन का टॉपिक। सो स्टे कनेक्टेड। ये वीडियो बहुत लंबी हो गई तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा पुरानी इसको चीज़ को कंटिन्यू करते हुए नई चीज़ इंट्रोड्यूस की जाएगी। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड लाइक आवर यूट्यूब कंटेंट एंड शेयर इट इन योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें और चीज़ें बनाने की मोटिवेशन मिल रही है और इंशाल्लाह हम इसी तरह आपकी हेल्प करते रहेंगे। एंड इन सवालों को जब आप देखें मेरे साथ सॉल्व कीजिएगा। जब आप सॉल्व कर लें आप मुझसे सवाल मांगेंगे तब मैं सवाल दूंगा ताकि मुझे पता लगे आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं आपको वर्कशीट प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।